गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। हम लोग यूनिट 2 को फिनिश कर चुके हैं। अब आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स की न्यू यूनिट मैग्नेटिज्म। सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक लंबा सिलेबस यूनिट 3 में है, जिसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट हम लोग इसको समझेंगे। सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस सीबीएसई ने दिया हुआ है, पूरे सिलेबस को हम लोग 4 या 5 पार्ट में हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। उसी के बेसिस पे हम लोग आज से जो इसका पहला पार्ट मान लीजिए वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कहने का सेंस ये है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। एक साइंटिस्ट हुए हैं सबसे पहले, एक साइंटिस्ट ऑल्स्टेड हुए हैं। ये एक बहुत पहले के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने अपने कई एक्सपेरिमेंट में लोगों को ये समझाया कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब किसी एक वायर में, मान लो ये एक वायर है, इसमें मान लो करंट फ्लो हो रही है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर इस वायर के चारों तरफ कहीं पर भी अगर हम एक कंपास रखेंगे तो कंपास में डिफ्लेक्शन हो जाता है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट ऑल्स्टेड ने समझाया। उन्होंने ये कहा कि अगर किसी भी कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, आप कंपास रख दीजिए तो कंपास का डिफ्लेक्शन उसकी ओरिजिनल पोजीशन से चेंज हो जाएगा। आपने मान लो कंपास यहाँ रखा, जो हो सकता कि पोजीशन यहाँ चेंज हो जाए। आप सभी लोगों को जो है पता है कि कंपास हमेशा और हमेशा अपनी पोजीशन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में शो करता है। ये इसकी अगर यहाँ पे नॉर्थ है तो ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ, तो हमेशा इसकी एक्चुअल पोजीशन नॉर्थ साउथ की तरफ होती है। और अगर इस कंपास को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपास हमेशा और हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने से अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। उसकी खुद की पोजीशन कुछ और हो जाती है, नॉर्थ साउथ नहीं रहती है। इसको बोलते हैं कंपास का डिफ्लेक्शन। जब तक मान लो ये कंडक्टर था, ये कंडक्टर, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही थी, तो हमने जब कंपास को यहां रखा तो कंपास ने हो सकता कि अपनी नॉर्थ साउथ पोजीशन ये ही दिखाई हो। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर करंट फ्लो किया, मान लिया अभी तो इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या है I इज इक्वल टू 0। लेकिन जैसे हमने इस कंडक्टर में, ये क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर कोई मेटल, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कोई ना कोई मेटल। अगर हमने इस कंडक्टर में करंट I फ्लो कर दिया तो कंपास की डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा। कंपास का अपना नेचुरल डायरेक्शन जो नॉर्थ साउथ था, उससे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसे बोलते हैं कंपास का डिफ्लेक्शन। मान लो ऐसा हो गया, यहाँ रखा तो मान लो ऐसा हो गया। इस तरह का कॉन्सेप्ट सबसे पहले ऑल्स्टेड ने समझाया था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास अगर आप कंपास रखते हैं तो कंपास अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, और यही डिफ्लेक्शन वाले फिनोमेना मैग्नेटिज्म में भी देखे गए कि मैग्नेट के आसपास अगर कंपास को रखेंगे तो कंपास में डिफ्लेक्शन हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपास मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करता है। फिर समझो
कि अगर मान लो कोई एक कंपास आपने लिया, उसको आपने एक बार मैग्नेट के आसपास कहीं भी ले गए, मान लो यहाँ पे ले गए तो वो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, यहाँ ले गए तो वो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, यहाँ ले गए तो वो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। इस तरह से वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। और अगर मैग्नेट फील्ड में नहीं रहेगा तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में शो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बाल की किसी भी कंपास में डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपास जब भी मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाएगा उस वो अपनी एक्चुअल डायरेक्शन से उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ की बात करें, कंडक्टर के अराउंड अगर इसमें करंट फ्लो हो तब इसमें भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टर के चारों तरफ कोई ना कोई एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। इसको ऑस्टेड ने समझाया कि ऑस्टेड ने ये कहा कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, लेकिन ऑस्टेड मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, इसकी क्या वैल्यू होती है, किन किन फैक्टर्स पे ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है, इसको समझाने में कैपबेल ऑस्टेड नहीं थे। ऑस्टेड इस चीज को नहीं समझा पाए कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। उसको समझाने के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, बायो-सैवर्ट। उन्होंने अपना एक लॉ दिया, उन्हीं के बेसिस पे लॉ का नाम पड़ा बायो-सैवर्ट लॉ। इन्हीं के बेसिस पे इस लॉ का नाम जो है पड़ा बायो-सैवर्ट लॉ। फिर से लिख देता हूं, साफ नहीं हो। देखिए बायो-सैवर्ट ने क्या कहा, बायो-सैवर्ट ने ये कहा कि कोई भी किसी भी शेप का कोई कंडक्टर, मान लीजिए ऐसा कोई कंडक्टर है, इस तरह की शेप का कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में मान लो आई करंट फ्लो हो रही है। अब इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। उस मैग्नेटिक फील्ड को इंटेंसिटी को चेक करने के लिए बायो-सैवर्ट ने कहा कि पहले हम इस कंडक्टर का एक छोटा सा एक एलिमेंट्री पोर्शन ले रहे हैं dl। ये हमने लिया एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन। अब इस एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से इस पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसको बायो-सैवर्ट ने समझाया। इस पॉइंट P की लोकेशन इस वायर से मान लिया थीटा एंगल पर है। मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं, कैपिटल B से। क्योंकि यहाँ पूरा वायर नहीं ले रहे हैं, एक स्मॉल हम लोग पार्ट ले रहे हैं इस वायर का, इसलिए हमने ये कहा कि इस छोटे के वायर की वजह से यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट a small magnetic field will produce at P, and magnetic field is represented by the letter B. So a small magnetic field will be represented by dB. Okay. If the distance of point P from the wire is small r, then a small magnetic field due to this current element, अब इसको AB कह दें कि AB की लेंथ हमने मान लिया, चाहे AB ना कह दिया, AC कह लीजिए। AC की लेंथ हमने मान लिया dl। तो इस dl स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, अब वो हम लोग देखेंगे। So the small magnetic field due to this small element dB, dB क्या है? Small magnetic field due to this element। इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पर बनने वाला है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB due to this current element depend upon some factors, which are factors dB directly proportional to I। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो करंट पर डिपेंड करेगा। अगर करंट कम होगी फील्ड यहाँ पर कम बनेगा, करंट ज्यादा होगी तो फील्ड ज्यादा बनेगा। डिपेंड करेगा
एलिमेंट्री लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिपेंड करेगा साइन थीटा, where theta is the angle between the small element and the point of observation P, and depend करेगा 1/r². These are the four factors on which small magnetic field due to this element depend. Or when we combine these all the elements, dB directly proportional to IDL sin theta upon r². Okay, so small magnetic field due to this element at P depend upon following factor I, dl, sin theta and 1/r². In a combined criteria, dV directly proportional to IDL sin theta over r². तो यहाँ से ये हो गया dV directly proportional to I dl sin theta over r². प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने से एक यहाँ पे आ जाएगा एक कांस्टेंट, तो dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin theta upon r², where mu naught upon 4 pi is a constant and its value 10⁻⁷ Tesla meter square over ampere, Tesla meter over ampere, or 10⁻⁷ Tesla meter ampere inverse. ये म्यू अपॉन 4 पाई की वैल्यू है। अब देखिए, where mu naught is called the magnetic permeability of free space or vacuum. Similar to the electrical permittivity, mu naught is the magnetic permeability of the free space or the vacuum. कि मीडियम या वैक्यूम की वो क्वांटिटी, वो एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक जो मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मैग्नेटिक परमेबिलिटी. और नाउ ये तो हो गया आपका स्मॉल एलिमेंट की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है. द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस ऑल ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर. देन तब इसका हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन. B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r². ये हो गया इस पूरे कंडक्टर की वजह से यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, इसकी वैल्यू. अब क्योंकि वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम देखेंगे कि ये जो इतने एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी. तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर ये कोई कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तब आप इसको अपने राइट हैंड में आप इसको जो है होल्ड करिए और थंब को करंट की डायरेक्शन में आप रखिए. देन द फोल्डेड फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे देखिए ये उंगलियां इस तरफ जा रही हैं, तो यहाँ पे फील्ड कैसा होगा, इनवर्ड. और इनवर्ड फील्ड को हमेशा क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है. यही उंगलियां यहाँ पे इनवर्ड, अगर यहाँ पे रहेंगे तो यहीं पे अगर पूरा, अगर देखो ये वापस देखिए, यहाँ से अंदर होके उंगली अंदर जा रही, यहाँ से बाहर आ रही है. इसलिए इस साइड में इनवर्ड, यहाँ से यहाँ पे अगर डायरेक्शन कहेंगे तो उंगलियां अगर यहाँ की तरफ से मोड़ रही हैं तो यहाँ से वापस भी ही आएंगी, तो यहाँ पे आउटवर्ड. क्रॉस को हम लोग कह देते हैं परपेंडिकुलर इनवर्ड
और ये इसे हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर आउटवर्ड। क्रॉस को इनवर्ड और डॉट को आउटवर्ड। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां पे क्रॉस फील्ड बनेगी वो रीजन साउथ पोल की तरह ट्रीट करेगा, जहां डॉट बनेगा आउटवर्ड बनेगा वो हमेशा नॉर्थ की तरह ट्रीट करेगा। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। इसी रूल का यूज हम लोग कई बार करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसकी वजह से यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ था वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे। डीवी इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, यहाँ पे आप जो है कंडक्टर को होल्ड करिए, डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, परपेंडिकुलर एंड द इनवर्ड डायरेक्शन। So direction of the magnetic field due to current carrying conductor is given by the right hand thumb rule. Okay, ये था आपका बायो-सैवर्ट्स लॉ।